सासू माँ, मैं बाजार जाती दिखी नहीं कि आप कोई ना कोई काम कह देती हो। 15 दिन पहले अपने पति राजन को खोने के बाद से मीनाक्षी गहरी शौक में थी। एक दिन कमरे में बैठी थी, पति की फोटो के सामने अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और वह दरवाजा खोलती है तो एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है। तब पूछती है, जी कहिए, क्या काम है? नमस्ते मैडम, मैं पंचायत विभाग से आया हूँ। यह राजन बाबू की ऑफिस से भेजा गया सरकारी कागज है, जिसके मुताबिक राजन बाबू की सरकारी नौकरी या तो आपको या तो आपके परिवार में से किसी एक को मिल सकती है। मैडम, जो परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पर लेना चाहे उसे आप यह नौकरी दे सकती हैं। सोच समझकर इस लेटर का जवाब भेज दीजिएगा। उसके बाद सरकार की ओर से आगे की कार्यवाही होगी और राजन बाबू को नौकरी आपके परिवार के हस्तांतरण हो जाएगी। मैडम, इस दुख के समय में पूरा पंचायत विभाग आपके साथ है। अपने आंसू पोंछकर मीनाक्षी देवी ने वह लेटर अपने हाथ में लिया और धन्यवाद कहकर अंदर चली आई। फिर वह लेटर खोलकर पढ़ने लगी। मीनाक्षी के पति राजन की 15 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। जब तक राजन बाबू थे, परिवार में सुख शांति और खुशहाली थी। राजन बाबू पंचायत विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे अभिमन्यु और अर्जुन भी माता पिता का बहुत मान सम्मान करते थे। राजन बाबू ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा पैसा खर्चा करके दोनों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा दिलवाई थी। दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी होने के बाद राजन और मीनाक्षी ने अच्छी और सुशील लड़कियां देखकर दोनों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटे अभिमन्यु और अर्जुन प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। क्या बात है माँ, यह कैसी चिट्ठी है? कौन देकर गया है? बेटा, तुम्हारे पापा के ऑफिस से एक आदमी आया था और यह कागज देकर गया है। लाओ माँ, मैं पढ़कर बताता हूँ। अभिमन्यु माँ के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगता है। अरे माँ, इसमें इतना सोचने विचारने वाली क्या बात है? माँ, इस उम्र में आप नौकरी तो करोगे नहीं और घर का बड़ा बेटा होने के नाते यह नौकरी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। पापा की बाद एक मैं ही तो हूँ जो इस घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल सकता हूँ। क्यों भैया, मैं इतना छोटा बच्चा भी तो नहीं रहा कि घर की जिम्मेदारी संभाल ना सकूँ। अरे, मैं भी खुशी खुशी घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हूँ। दोनों बेटे को बढ़ चढ़कर घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर देख मीनाक्षी देवी को थोड़ी खुशी भी हो रही थी और थोड़ी दुविधा भी महसूस हो रही थी। पति की नौकरी तो किसी एक बेटे को ही देनी थी ना, यही सोचकर उनका मन बुझा जा रहा था। तब मीनाक्षी की ननद बोलती है, अरे भाभी, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? अब तो आप घर की बड़ी हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप यह नौकरी किसी को भी दो। ठीक कह रही हो दीदी, अधिकार तो है, लेकिन माँ का दिल है ना, वह कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं कर सकती। माँ तो यही चाहती है कि जो भी हो वह उनके बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाए, ताकि कल को किसी के भी मन में कोई भी खटास पैदा ना हो। अरे भाभी, यह कोई लड्डू थोड़ी ना है जिसे तुम आधा आधा बांट दोगी। भैया की नौकरी है, नौकरी तो आधी आधी बंटने से रही। अब तुम्हें दिल पक्का करके यह निर्णय तो लेना ही होगा कि आखिर अपने पति की यह विरासत तुम किसे सौंपना चाहती हो। आप ठीक कहती हैं दीदी, लेकिन यह कोई एक पल में करने वाला निर्णय नहीं है। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। तब उसकी ननद कहती है, भैया की आंखें क्या बंद हो गई? भाभी ने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। अरे, किसे नौकरी देनी है, किसे नहीं देनी है, या हमसे भी तो सलाह मशवरा कर सकती थी, लेकिन नहीं, वह तो अकेले ही पूरे घर की सेठानी बनकर बैठ गई है। खुद को घर की महारानी समझ रही है।
इतना लिहाज नहीं रहा कि दो दो नंदों के होते हुए किसी से सलाह मशवरा कर ले। आप ठीक कह रही है दीदी, लेकिन मुझे तो लगता है कि नौकरी छोटे को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े के तेवर पहले से ही मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अगर बड़े को नौकरी मिल गई ना, तो कल को भाभी को एक गिलास पानी भी नहीं मिलने वाला। इस घर में हमें भी यहीं बैठे हैं दीदी, अगर जो ऐसा ना हो तो हमारा नाम बदल देना। तुम भी ना बेकार की बात करती हो। छोटी अभिमन्यु इतना बुरा भी नहीं है। तुमने देखा नहीं कैसे आगे जाकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मीनाक्षी जी की दोनों नंदे अपना अपना राग अलाप रही थी, लेकिन मीनाक्षी के मन में गहरी उथल पुथल मची थी। रिश्तेदार तो 2-4 दिन के लिए आते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी देवी तो बरसों से अपने बेटों के साथ ही रह रही थी और अपने दोनों बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। कुछ दिन पहले की बात है, मीनाक्षी जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तेरे पापा रोज ऑफिस चले जाते हैं, उन्हें तो ख्याल ही नहीं रहता। एक हफ्ते से उनका चश्मा टूटा हुआ है। मैं बार बार उनसे कह रही हूँ कि जाकर पहले चश्मा बनवा लो, लेकिन वह सुनते ही नहीं है। आप बिना चश्मा के उन्हें तो दिखाई भी कम देता है। अरे माँ, यह फालतू की काम मुझसे मत कहा करो। मैं घर से काम कर रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं फालतू बैठा हूँ। मेरे पास बहुत काम है, आप छोटे को भेज दो। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं छोटे से कह देती हूँ। अर्जुन बेटा, तेरे पापा पिछले 1 सप्ताह से बिना चश्मों के ही ऑफिस जा रहे हैं। तुझे पता है ना, बिना चश्मे के उन्हें सड़क क्रॉस करने में कितनी दिक्कत होती है। जब तक वह घर लौट कर नहीं आते, मुझे डर सा लगा रहता है। बेटा तू जाना चाहकर अपने पापा का चश्मा बनवा दे रहा। बेटा ऑफिस से आकर बैठा नहीं कि मम्मी आपने काम बताने लग गई। हर काम के लिए आपको मैं ही दिखाई देता हूँ, और भैया पूरे दिन से घर में बैठे रहते हैं, आप उनसे कोई काम क्यों नहीं कहती? अरे बेटा, वह घर में रहता है ज़रूर, पर पूरा दिन दरवाज़ा बंद करके बैठा रहता है। वह तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता। उसे मैं क्या काम करने के लिए कहूँ? अरे माँ, तो क्या यह मेरा सर दर्द है? ऑफिस से आऊँ तो कम से कम पहले चाय पानी तो दे दिया करो, या काम मत बताया करो मुझे। और अगर आपसे नहीं होता तो अपनी बहू से कह दो कि चाय पानी कुछ तो दे दे। छोटे बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर मीनाक्षी देवी बहुत दुखी हो जाती है। पापा का चश्मा बनवाने के लिए दोनों बेटों में से किसी के पास समय नहीं है। जिसे भी काम कहो वह अपनी टोपी दूसरे के सर पहनाने की कोशिश करता रहता है। खैर, अपनी अपनी किस्मत। कोई बात नहीं, कल मैं खुद जाकर उनका चश्मा बनवा दूंगी। वह तो अपने नियम के इतने पक्के हैं ना कि ऑफिस से छुट्टी लेंगे नहीं और ना ही चश्मा बनवाएंगे। बार बार दोनों बेटों से अनुरोध करने के बाद भी जब पिता का चश्मा बनवाने के लिए वह राजी नहीं होते, तो मीनाक्षी देवी ही ऑटो लेकर बाजार जाती है और पति का चश्मा रिपेयर करवा कर ले आती है। कुछ दिन बाद मीनाक्षी जी अपने बड़ू बहू से कहती हैं, बहू, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। तुम्हारी दोनों बुआ जी पापा जी को राखी बांधने के लिए घर पर आएंगी। तुम ऐसा करना, बाजार जा रही हो तो कुछ लेती आना। अच्छा नहीं लगता ना 100 रुपया देकर राखी बंधवाना? माँ जी, अगर मैं आपको बाजार जाती दिख जाऊँ
तो पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से काम आ जाते हैं और सारे काम आप मुझे ही बताती हैं। आपकी छोटी बहू तो है ना, आप उसे पैसा खर्चा करवाने के लिए काम तो बता सकती हैं। अरे बेटा, क्या पैसों के लिए हमेशा हाय हाय करती रहती हो? अभी मैं तुम लोगों के ऊपर पैसों के लिए आश्रित नहीं हूँ। अपने पति की कमाई से जो मन में आए खरीद सकती हो। तुम्हारी इच्छा ना हो तो मत लाना। हाँ हाँ माँ जी, आज तो बहुत पैसों की ढोस दिखा रही हो। जब अपने रिश्तेदार को देना होता है तब तो आपके पास पैसे निकल आते हैं। अगर हम किसी ज़रूरत के लिए आपसे पैसे मांग ले तो आप तुरंत ही मना कर देती हो। बड़ी बहू बहन बेटियां बस त्योहार पर मायके आती हैं। अपना हाथ चाहे जितना भी तंग चल रहा हो, लेकिन उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे मायके के धन दौलत जमीन तो बेटों के ही मिलते हैं, वह तो कभी नहीं आती उसमें हिस्सा बटाने, लेकिन उनसे यह अधिकार कभी मत नहीं छीनना चाहिए। रही बात तुम्हारे मदद ना करने की, तो बेटा 1000 रुपए की साड़ी और 5 लाख रुपए में बहुत फर्क है। तुमने हमसे 5 लाख रुपए मांगे थे, हमारे पास नहीं थे। उस बात को इतना दिल पर लगाने की क्या जरूरत थी? अरे ठीक ही तो कह रही है भाभी, जब हमें रुपए की जरूरत होती है तब हम पैसे मांगने कहीं और जाएंगे क्या? इतनी अच्छी जॉब है पापा जी की, सारी दुनिया जानती है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन जब आपसे मदद मांगो तो आप ठेंगा दिखा देती है। और भाभी ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी, जिनके ऊपर आप अपनी दौलत लुटा रही है, काम के लिए भी उनसे ही कहा करिए ना। काम के वक्त तो आपको बहुएं याद आती है। ठीक कहा तुमने बहू, आज के ज़माने में रिश्ते सिर्फ पैसों के रह गए हैं। आपके पास पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कोई नहीं। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे किसी भी काम के लिए कहा, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुम दोनों से कभी किसी काम के लिए नहीं कहूँगी। मीनाक्षी देवी यादों से बाहर आई जब उनके बेटे ने बुलाया, माँ माँ कहाँ हो आप? यही हूँ बेटा, बताओ क्या बात है? माँ, मैंने सारे कागज़ तैयार कर लिए हैं पापा के ऑफिस के लिए, ज़रूरत पड़ेगी ना? अच्छा ठीक है, अपने कागज़ यहाँ पर रख दो। वैसे इस समय तो तुम ऑफिस में होते हो, आज ऑफिस नहीं गए क्या? माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। अरे ऑफिस जाता रहूँगा तो कागजी कार्यवाही कैसे होगी, और सरकारी काम में वैसे इतना समय लगता है। अपनी तरफ से हम कोई देरी क्यों करें? पापा का डेथ सर्टिफिकेट और बाकी के सारे कागज़ भी दे दो माँ, मैं ऑफिस में जाकर जमा करके आता हूँ। अरे बेटा, इतनी अच्छी नौकरी थी तुम्हारी, छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? पापा की जगह तो एक क्लर्क की पोस्ट पर ही जॉब मिलेगी। क्लर्क जैसी नौकरी के लिए तुम्हें अपनी अच्छी खासी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। माँ, आप सरकारी नौकरी का महत्व नहीं समझ रही हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काफ़ी अच्छी है या क्लर्क की सरकारी नौकरी, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस आप यह पेपर पर साइन कर दो, मैं यह नौकरी करने को तैयार हूँ। कुछ देर बाद दूसरा बेटा अर्जुन आता है। अरे माँ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप पापा की नौकरी भैया को दे रहे हो? मैं आपका क्या बिगाड़ा है माँ, जो आप दोनों बेटों में भेदभाव कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे इस नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। बेटा, देखा जाए तो तुम दोनों में से किसी को भी यह नौकरी की ज़रूरत नहीं है।
अरे लाखों रुपए लगाकर हमने तुम दोनों को पढ़ाया है, अब तुम दोनों अच्छी नौकरी करो, आगे बढ़ो। ऊपर वाले की कृपा रही है और तुम दोनों की लाइफ सेट हो चुकी है, अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आता एक क्लर्क की नौकरी के लिए तुम दोनों में मारामारी क्यों हो रही है। मम्मी, आप तो ऐसे ही बात कर रही हो जैसे आपको सरकारी नौकरी का महत्व पता ही ना हो। माँ, सरकारी नौकरी में पूरी लाइफ की नौकरी की सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट नौकरी में आप चाहे जितने ऊंचे पद पर हो जाओ, वह मान और सम्मान आपको कभी नहीं मिलेगा जो यह नौकरी वालों को मिलता है। और पोस्ट से क्या होता है माँ, आज नहीं तो कल प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि मेरे पास डिग्रियां हैं। अरे एक एक सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हैं। अब मुझे मौका मिला है तो मैं यह मौका हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगा। बेटा, नौकरी तो एक ही है और वह एक नौकरी के लिए तुम दोनों भाई जिद पर अड़ गए हो। मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ, सोच समझकर डिसीजन लेना। अगर आपने अभिमन्यु भैया के पक्ष में अपना डिसीजन लिया ना तो भूल जाना कि आपका कोई छोटा बेटा भी था। मुझे भी फिर आपसे और भैया से कोई वास्ता नहीं रखना। अरे जो मेरी खुशी नहीं देख सकता मैं उसके साथ रिश्तेदारी रखकर करूँगा भी क्या। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को। अभी तुम्हारे पापा को मरे हुए 15 दिन ही हुए हैं और तुम दोनों उनकी नौकरी के लिए एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए तैयार हो गए हो। समझ नहीं आता कमी मेरे परवरिश में है या तुम्हारे संस्कारों में। मीनाक्षी देवी उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी पड़ोस वाली एक महिला उनसे मिलने आती है। अरे मीनाक्षी, कहाँ हो बहन। मीनाक्षी बोलती है, अरे दीदी बताइए कैसी हैं आप और कैसा चल रहा है सब कुछ। क्या बताऊं मीनाक्षी बहन, बहुत कष्ट में चल रहा है। ईश्वर ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, किसी और से क्या शिकवा करें। हमारा साथ तो भगवान भी नहीं दिया। ऐसा क्या बात हो गया बहन। मेरा बेटा जन्म से ही विकलांग है, यह तुम जानती हो, लेकिन फिर भी कभी उसने हार नहीं मानी। हमेशा मेहनत से पढ़ाई की, मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता मेरा बच्चा। लेकिन उसकी विकलांगता को देखते हुए प्राइवेट नौकरियां उसे मिलती नहीं और सरकारी नौकरियों का तो देश में अकाल पड़ गया है। अरे मेरे बेटे जैसे बच्चों का तो भविष्य कुछ है ही नहीं। समझ में नहीं आता हमारे बाद वह क्या करेगा, कल को कैसे उसका जीवन कटेगा। अरे बहन, अपना मन दुखी क्यों करती हो, आज नहीं तो कल भर्तियां जरूर निकलेंगी। मुझे अनुज पर पूरा भरोसा है, वह मेहनती बच्चा है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस बहन, भगवान के भरोसे ही सब कट रहा है। पड़ोसन के जाने के बाद तब मीनाक्षी देवी कहती है, एक देख लो मेरे बेटे हैं, अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर अपने बाप की अनुकंपा से मिलने वाली नौकरी के लिए एड़ी चोटी का ढोर लगा रहे हैं। और अनुज जैसे बच्चे हैं जिनका जीवन बस इसी आस में कट रहा है कि कभी तो नौकरी लगेगी, जिन्हें वाकई में नौकरी की ज़रूरत है। बाहर की दुनिया में तो पहले ही दरवाजे बंद है और सरकारी नौकरी में भी जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बच्चों को अब समझ में आता है कि एक एक सरकारी सीट कितनी कीमती है। अगले दिन सवेरे ही तैयार होकर मीनाक्षी देवी कागज़ लेकर घर से निकल जाती है। कहाँ गई थी माँ। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के ऑफिस गई थी, वहाँ पर कुछ कागज़ जमा करवाने थे, वही काम निपटा कर आ रही हूँ। पापा की नौकरी किसको दे रही हो माँ। बेटा, जब ऑफिस से लेटर आएगा
तो साफ हो जाएगा कि नौकरी किसको मिलेगी। आप दोनों बेटे उस नौकरी का इंतज़ार करते हैं। कुछ दिन के बाद घर पर एक सरकारी चिट्ठी आती है। लगता है पापा के ऑफिस से चिट्ठी आई है। अर्जुन जल्दी जल्दी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसका दिमाग खुल जाता है। अरे माँ, यह क्या लिखा है? इस लेटर में ऐसा कैसे लिख सकते हैं वह लोग? अरे, ऐसा क्या लिख दिया इस लेटर में? अरे मुझे भी बताओ, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु अर्जुन के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगता है। अरे, इसमें लिखा है कि पापा की अनुकंपा वाली नौकरी अपने लेने से मना कर दिया है, इसलिए सरकार वह नौकरी रद्द करती है और आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, मैं खुद यह नौकरी लेने से इनकार किया है। दोनों बेटे चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्यों किया आपने माँ? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अरे, अगर जो आपके बच्चों का जीवन संवर रहा था तो आपको इसमें दिक्कत क्या थी? बेटा, तुम्हारे प्रति हमारा जो फर्ज था हम निभा चुके हैं। तुम्हें पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि तुम लोग एक अच्छी नौकरी पा सको। अच्छी लड़कियां देखकर तुम दोनों की शादी करवा दी। अब तुम दोनों सोच कर बताओ कि तुम दोनों में से ऐसा कौन था जिसे सच में इस नौकरी की ज़रूरत थी। पापा की नौकरी के पाने के चक्कर में तुम दोनों इतना अंधे हो गए थे कि अपनी अपनी नौकरियां ही छोड़ दी। नौकरी होते हुए भी तुम दोनों ने अपनी नौकरी को लात मारकर इस नौकरी के पीछे पड़ गए। एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो उनका नंबर आएगा। और तुम दोनों में से मैं जिसको भी यह नौकरी देती, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। और बेटा कहते हैं ना, भोजन उसी को मिलना चाहिए जिसे भूख लगी हो। तुम दोनों अपनी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो और अपने अपने परिवार के साथ खुश रहो। दोनों बेटे अपना अपना समूह लेकर चले जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।